और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव कुछ ही देर बाद होना है। इमरान खान की जमात पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के अमल के बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। अब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन शहबाज शरीफ वाहिद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया था, ताहम अब पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के ही बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के अमल के बाइकआउट का ऐलान किया है और पीटीआई कायद-ए-ऐवान के इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली से इस्तीफा देने का भी फैसला कर लिया है। तेलंगाना में धान की पैदावार का हर दाना खरीदने का मुतालबा करते हुए टीआरएस पार्टी का दिल्ली में एक रोजा महाधरना जारी है। वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में मुनक़्क़िदा महाधरने में टीआरएस पार्टी के एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, वुज़रा, मंडल परिषद अराकीन, कॉरपोरेशन सुदूर और दीगर शरीक हैं। टीआरएस लीडरों ने धान की खरीदारी में तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने वाली मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने भी इस महाधरने की तायद की है। क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने? धान उगाना ही पाप था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है, वहां के किसान का पैदावारी धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं। क्या नहीं? धन नहीं कि मन नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए, लेकिन दान नहीं चाहिए। यह आपका षड्यंत्र है, यह राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठाए। शर्म कर। हमारे साथ हैं टीआरएस के प्रवक्ता श्रीधर रेड्डी साहब। आज सीएम ने खास तौर से एक अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, तो क्या कैसे देखते हैं इसको? नहीं, हमारा एक ही डिमांड है, तेलंगाना का डिमांड है, जो आपने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब बोले, हमारा धान खरीदो। जैसा आप पंजाब में खरीद रहा है, जैसा आप में हरियाणा में खरीद रहा है, तेलंगाना के भी धान खरीदो बिना कुछ कंडीशन के। आप बोलेंगे आप पार बाइल्ड राइस नहीं लेंगे, आप बोलेंगे हम रा राइस ही लेंगे, ये कंडीशन नहीं रहना चाहिए। तेलंगाना में आप जो बताए उसके मुताबिक हम लोग इस बार हमारे रबी में विस्तीर्ण भी कम किया है। जो भी धान अभी आए हैं उसको पूरा खरीदने का जिम्मेदारी केंद्र सरकार का रहता है। अगर आप ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, हमारा आज मुख्यमंत्री साहब ने यही चेतावनी दी कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर, क्यों बोले तो इससे पहले हमारे यहाँ के तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो ग्रुप है यहाँ आए, पीयूष गोयल साहब से मिले, हमारा डिमांड उसको बताया कि आप दान खरीदो। उन्हें हमारा अपमान किया, तेलंगाना का अपमान किया, ऊपर से धान खरीदने के लिए इनकार किया। आज पूरे तेलंगाना के जनप्रतिनिधि जो भी है, ये किसान की समस्या लेकर, ये धान का खरीदी की समस्या लेकर यहाँ पर हमारे एमएलएस, एमपीस और जितने भी राज्य के प्रजाप्रतिनिधि है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबके सामने आप यहाँ पर तमाम लोग थे। हमने देखा राकेश टिकैत भी थे, जो किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रह चुके हैं। अभी एमएसपी को लेकर के वो लोग दबाव भी बना रहे हैं, तो क्या जो एमएसपी रहेगी, जो चीजें रहेंगी, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या अब तक जिस तरह दिल्ली में आंदोलन हुआ,
तो क्या फिर कोई नया आंदोलन होने जा रहा है? एमएसपी को लेकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का एक ही डिमांड है, जैसा अभी राकेश टिकायत जी ने बताया, एमएसपी को संविधान की सुरक्षा देना चाहिए, एमएसपी को कानून के अंदर लेके आना चाहिए, इसको पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो देना चाहिए, और पूरे देश को, जैसा आप हर चीज के लिए एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स ऐसा बताते थे, पूरे देश में एक ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रहना चाहिए और एमएसपी रहना चाहिए, उसको संविधान का सुरक्षा रहना चाहिए। क्या अगर सरकार 24 घंटे में फैसला नहीं लेती है तो क्या टीआरएस इस मामले पर अब क्या दिल्ली में आंदोलन करने जा रही है, तेलंगाना में आंदोलन करने जा रही है? देखिए, तेलंगाना बना वो आंदोलन के प्रति, हम 60 साल तेलंगाना के लिए लड़े हैं। केसीआर साहब के नेतृत्व में 14 साल हम जमेदार लड़ाई करके तेलंगाना हासिल किए हैं। एजिटेशन आंदोलन तेलंगाना के लिए नहीं है। अगर आप 24 घंटे के अंदर आपसे अगर कोई प्रकटना नहीं आती, तेलंगाना हमारा दम आप दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। आपका दिल्ली जो गवर्नमेंट है, सरकार है, हमारा दम दिखाएंगे। आगे की जो आंदोलन की रास्ता हमारे सीएम साहब ने कल बताएंगे। तो दिल्ली में एक बार फिर से कहना चाहिए किसान आंदोलन की आहट अब नजर आने लगी है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जेएनयू तशद्दुद मामले में नामालूम एबीवीपी तलबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आज आयसा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करेगी। वहीं एबीवीपी और आयसा ने पीसी कर एक दूसरे पर इल्जाम लगाया। इतवार को लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरमियान मुबैना तौर पर नॉनवेज खाने को लेकर झड़प हो गई थी, जिसमें तकरीबन 15 तलबा जख्मी हो गए हैं। बाएं बाजू के तलबा ने इल्जाम लगाया कि एबीवीपी के तलबा ने नॉनवेज खाने पर कावेरी हॉस्टल में मिस सेक्रेटरी के साथ हाथापाई की। दूसरी जानिब एबीवीपी के तलबा का इल्जाम है कि बाएं बाजू के तलबा कावेरी हॉस्टल में तलबा को रामनवमी की पूजा करने से रोक रहे थे। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़पों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कैंपस के बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। आपको गौर करने की है कि 4 बजे से पुलिस को कॉल्स जा रहे थे। 4 बजे से स्टूडेंट्स इंटीमेट कर रहे थे कि वायलेंस यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, आप प्लीज आ जाइए। पुलिस वहाँ आती है। जब हम बाहर निकलते हैं 9 बजे के करीब 4 पुलिस वैनें वहाँ खड़ी होती है। कम से कम 8 से 10 पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ खड़े होते हैं। उनके सामने ये लोग आके हमें सेक्सुअल अब्यूज देते हैं, सेक्सुअल थ्रेट्स देते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। हम वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर्स से विनती करते हैं कि आपके सामने ये हो रहा है, आप प्लीज कुछ करिए। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद हम सारे छात्र मिलकर शांतिपूर्वक एक मार्च निकालते हैं। हम दिल्ली बसंत कुंज थाना जाते हैं और थाना पे जाके हम वहाँ पे एसीपी से मुलाकात करते हैं, अजय वेदवाल से, जिन्होंने ये हमें एक आश्वासन दिया है कि अभी तक भी जो कंप्लेंट 2019 से इन लोगों के ऊपर हुई है, क्योंकि 15 से 20 ऐसे चेहरे हैं एबीवीपी के जिनका नाम बार बार हर पुलिस कंप्लेंट में, हर वायलेंस में आता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वीडियो एविडेंस आते हैं, इनके नाम दिए जाते हैं, पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। न जेएनयू प्रशासन से कोई कार्रवाई होती है, न दिल्ली पुलिस से कोई कार्रवाई होती है। ये इशू हमने दिल्ली पुलिस के सामने रखा है कि क्यों आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्यों आप एफआईआर में हमारे कंप्लेंट्स को तब्दील नहीं करते हैं। उन्होंने अभी तक बस आश्वासन दिया है, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। मीनवाइल जेएनयू प्रशासन की ओर से हम जीरो इंटरवेंशन देखते हैं। अभी तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वायलेंस को कंडेम करते हुए जेएनयू प्रशासन नहीं दे पाता है। तो ये यहाँ पे रवैया है प्रशासन का, और छात्र फिर भी किसी तरह डटे हुए हैं, मारपीट खाकर, अस्पताल जाकर, एमएलसी करवाकर अभी भी डटे हुए हैं। और हम इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जाएंगे जब तक हर एक इंसान जो बार बार रिपीटेडली वायलेंस में इन्वॉल्व रहा है वो अरेस्ट नहीं हो जाता है। जेएनयू के 20 मुजाहिरीन तलबा को उस वक्त तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में तहवील में लिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इस वक्त तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हैं ताकि यहाँ से एहतजाज को जारी रखा जा सके। वहीं पुलिस तहवील में जेएनयू तलबा यूनियन ने अपना बयान भी जारी किया और दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर एहतजाज करने आए आयसा के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए तहवील में ले लिया गया।
खवातीन मुजाहिरीन को मर्द एहलकारों ने ज़दोकोब किया, उनके कपड़े खींच लिए गए, उनके साथ बदसलूकी की गई। दिल्ली पुलिस के हाथों कई जख्मी हुए हैं। तलबा यूनियन ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कई सवाल उठा दिए हैं और पूछा कि उस वक्त दिल्ली पुलिस कहाँ थी जब एबीवीपी ने जेएनयू में घुसकर तलबा पर हमला किया था। बरौरी में जब मुस्लिम मुखालिफ नारे लग रहे थे तो दिल्ली पुलिस कहाँ थी, और जब डीयू में आयशा के कारकुनों पर एबीवीपी ने हमला किया था तब दिल्ली पुलिस कहाँ थी। झारखंड के देवघर में त्रिकूट की पहाड़ी पर फंसे 48 में से 26 सैयाहों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 22 अफराद अब भी यहां फंसे हुए हैं। ग्राउंड पर 18 टीमें रेस्क्यू में मसरूफ हैं। फंसे हुए लोगों को ड्रोन के जरिए पानी भी पहुंचाया जा रहा है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज त्रिकूट की पहाड़ी पर रोपवे की टकराव के बाद 2 सैयाहों की मौत हो गई थी, कई जख्मी हो गए थे। करीब 48 अफराद रोपवे में फंसे रह गए थे। 2 दिनों तक भूख प्यास झेलकर लोगों ने मौत के साए में रात भी गुजारी। अलग सुबह फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, मुतादिद अफराद को बाहर निकाला। पूरे मुल्क से इन लोगों के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। लग रहा था, हमको बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे, बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। हाँ। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे मेरे कैबिन में। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं। हाँ। और आदमी निकल नहीं तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। हाँ, कहाँ जो हादसा हुआ है लगातार न्यूज़ 18 आप तक अपडेट पहुंचा रहा है और इस वक्त का अपडेट देखिए कि 1 घंटे के बाद जो है फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गया है। सेना का यहाँ पर चॉपर जो है फिर से आ गया है और अब तक जो अपडेट मिला है उसमें 21 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 48 लोगों में से 21 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और लगातार जो है रेस्क्यू का काम जारी है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो लोग अब भी फंसे हुए हैं, जो बीच में फंसे हुए हैं लोग, उन तक जो है पानी और राहत सामग्री पहुंचाने का जो कवायद है बहुत ज़्यादा तेज हो गया है और बहुत ही मुश्किल से लोग वहां पर पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि ये ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि ये ड्रोन जो है विवाह और वीडियो बनाने के काम में आता है, लेकिन इस ड्रोन का जो है इस्तेमाल करके इस रस्सी के माध्यम से लोगों तक जो है पानी और वहाँ पे खाद्यान्न सामग्री पहुँचा रहे हैं। जो ड्रोन संचालक है उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोग ये पहुंचा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से और कितने कैबिन में अभी तक पहुंचा चुके होंगे। हम लोग अभी तक 6 कैबिन में पहुंचा चुके हैं। हाँ। पानी और खाने के बिस्किट। हाँ। हम लोग पहले रस्सी भेजते हैं। हाँ। रस्सी भेजे, उसके बाद रस्सी वो लिया, रस्सी नीचे किया। हाँ। रस्सी में चप्पल या जूता कुछ बांध के नीचे करता है। हाँ। उसके बाद हम लोग उसके जगह पे यहाँ से खाने पीने का सामान बांध के उसको आवाज़ देता है कि खींचिए, तो वो खींचता है, फिर वापस रस्सी भेजता है। अगर फिर कुछ चाहिए तो वहाँ से इशारा देता है, तो कुछ चाहिए तो फिर हम लोग पानी और खाना का कुछ दे के भेज देते हैं। कितना कैबिन और बचा हुआ है जिसमें कि देना हो? अभी हम लोग 6 कैबिन में दे चुके हैं और अभी 3 से 4 कैबिन बाकी है, जो कि हम लोग बैटरी डिस्चार्ज होगा। अभी नीचे जाके फिर हम लोग जाके अभी चार्ज करके फिर पहुंचाना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज मंडल हुआ जी। तो देखिए कि किस तरह से कवायद तेज हो गई है। जो लोग फंसे हुए हैं, 24 घंटा होने चला है और जिन तक पानी नहीं पहुंच पा रही थी उनको जो है पानी पहुंचाने का ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, इस ड्रोन के माध्यम से जो है वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है ताकि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें राहत की सांस मिल सके। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि लगातार जो है सेना का चॉपर जो है यहाँ पर रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। हम सुबह से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से जो है किस तरह से सेना के जवान यहाँ पे लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं और लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मुसीबत में अभी बीच में फंसे हुए हैं, हर कोई ये चाह रहा है, हर कोई एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सभी 48 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए ताकि जो है लोगों का जो डर है वो खत्म हो सके। न्यूज़ 18 मनीष दुबे, देवघर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली के मुताबिक मुल्क में जिस अंदाज में कोरोना
के नए मामले सामने आ रहे हैं वो तशवीशनाक है। एम वली ने नए XE वेरिएंट का तस्करा करते हुए कहा कि ये पहले के कोरोना केस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। एम वली के मुताबिक हल्की सी अलामत पाई जाने पर फौरी तौर पर टेस्ट करवा लें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले को जरूर बरकरार रखें, लगातार हाथ धोते रहें। हमारे साथी रचना ने एम वली से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। देश में XE वेरिएंट का दूसरा केस गुजरात में मिला है। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एम वली। सर, पहले मुंबई और अब गुजरात में भी XE वेरिएंट का केस मिला है, कितना खतरनाक है ये? देखिए, ये नया वेरिएंट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये बेसिक एंसेस्टर 1 BA1 इसको हम कहते हैं, और BA2 बेसिक एंसेस्टर 2 के सम्मिश्रण से ये बना है। जहाँ तक इसकी संक्रामक शक्ति का सवाल है, और वो इसकी ज़्यादा है, पिछले तमाम वेरिएंट से ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ कि 10 से 17% तक ज़्यादा है जो रिसर्च हुई है। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली पहचाना गया है। पहले संक्रमण हो चुका था, जब उन लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई तब इसका पता लगा। तो ये ऐसे केसेस हैं जो शायद पुराने हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते, फैटल होते, तो ये ज़रूर इससे मौत होती। तो ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है मारक क्षमता के हिसाब से, लेकिन फैलने के हिसाब से ये जो है, इसकी जो फैलने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। और जिस हिसाब से अभी कोरोना गया नहीं है, तो हमको बहुत सतर्क रहना। बिल्कुल, आपने कहा कि इसकी जो क्षमता है पहले जो कोविड आया उसके मुकाबले 10% ज्यादा है जी। तो सर, इसके लक्षण क्या है, कैसे इसको पहचाना जाएगा? क्योंकि वायरल भी चल रहा है, तो अमूमन लोग वायरल समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, इसके लक्षण तो हम लोगों को पहचानने पड़ेंगे। जब कोई अनयूजुअल खांसी हो साथ में वायरल के, क्योंकि वायरल में ज़्यादा लगकर बुखार आता है, खांसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, नाक ज़्यादा बहती है, इसमें नाक नहीं बहेगी, इसमें गले में खराश होगी, खरोंच होगी, और अनप्लेजेंट सेंसेशन होगा। कभी कभी इसमें ऐसा होगा कि सर में दर्द और बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, जो वायरल के प्रोपोर्शनेट में ज़्यादा हो सकता है। एक तीसरा, इसमें ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है कि सूंघने की शक्ति या टेस्ट की शक्ति प्रभावित होती है, लेकिन कोविड में अब इतने वेरिएंट्स आ चुके हैं कि अब इसकी बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। हमें टेस्ट कराना है, और जिन केसेस में सस्पिशन है कोई नए वायरस का, उसमें हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स को ज़रूर भेजना है, क्योंकि इसमें आइसोलेट करना पड़ेगा मरीज को। आइसोलेशन का मतलब यह है कि हम सबसे पहले अपने को मास्क से आइसोलेट करें, फिर रूम में आइसोलेट करें, और बाहर ना निकलें। बिल्कुल सर, आइसोलेशन की तो सलाह शुरू से दी जा रही है, लेकिन और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे हम बच सके? क्योंकि मास्क अगर अभी हम देखें तो लोगों ने थोड़ा सा लगाना कम कर दिया है, शायद पेनल्टी का डर चला गया है, ये भी कारण हो सकता है। मैंने तो आपसे हमेशा यही कहा है कि पेनल्टी के डर से मास्क लगाने के बाद अब जो पेनल्टी का डर नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी डबल बढ़ गई है। अब हमको खुद अपने को बचाना है। सरकार नहीं आएगी कहने कि आप मास्क लगाओ, ना आपका चालान काटेगी। तो बॉल इज इन आवर कोर्ट, हमें बचना है, हमें सावधानी रखनी है, और हमें 2 गज की दूरी भी बना के रखना है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि जो XE वेरिएंट है वो पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है, ऐसे में बचाव ही सुरक्षा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद पैदा हुए हालात पर सदाए इत्तेहाद तंजीम ने तशवीश का इजहार किया। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि मिल्लत के चंद उलमा, दानिशवरों और सियासी लीडरों ने दूर अंदेशी से काम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हिजाब तनाज़े के बाद सुर्खियों में आने वाली तालिबा मुस्कान के सिलसिले में अलकायदा का वीडियो ताज्जुब की बात है। इस तालिबा पर अब अगर कोई आफत आई तो फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? बना करके उछाल है, ये उछालने में जो जिनकी जिम्मेदारी है, अब उसके अंदर उल्मा मौजूद हैं। इनकी बहुत बड़ी एक भूल हो चुकी है। जिस तरह से 5 लाख रुपए ऐलान करने के बाद जिस तरह सियासतदान उसके घर के पास गए, उसे बढ़ावा दिया और गैर मुस्लिमों के अंदर एक आग उबालने की कोशिश इन्होंने की, जबकि इनका एक काम था
6 बच्चे जब हिजाब में गए थे तो उड़पी जाते, वहाँ पे बैठ के डीसी को, प्रिंसिपल को, जिसे चाहे बात कर सकते थे, लेकिन बजाय उसके इन्होंने इस कदर सामने गैर मुस्लिमों को हवा दे दी। आज वो साउथ के अंदर कर्नाटक एक अमन का स्टेट था, इसे एक जहरीला स्टेट बना के छोड़ दिए। I'm just fighting for my rights. Please, I request everyone, do not trouble a student. We are not fighting for any casteism here. We are just fighting for our rights. So that I hope so you understand. I just see a lot of status uploading and encouraging a people between Hindu and Muslim. We are not fighting for that. I'm fighting for my right, for my education. That's it. Like every religion has a freedom, so everyone can follow, like every culture, everyone has a right to follow their culture. So hijab is our priority, so we do follow for that. Thank you. श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर बैंक, पीएनबी बैंक, येस बैंक की 446 शाखों पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत मैसर होगी। एसबीआई की 100 शाखों पर भी रजिस्ट्रेशन की सहूलत होगी। यात्री वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्राइन बोर्ड की मोबाइल ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 30 जून से शुरू होगी। खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के